नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो एक शख्स की है जिनका नाम रवि है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी रवि जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मजा भी बहुत आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं एक ऐसे ट्रक पर काम कर रहा था जिसका ड्राइवर शराब के नशे में रहता था, लेकिन गाड़ी चलाते हुए नहीं। जब उसको शराब की तलब लगती थी, तब वह गाड़ी कहीं पर भी, किसी जगह पर भी, वह देखते नहीं थे कि जहां पर गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, बस ट्रक खड़ा कर देते थे और फिर दारू पीना शुरू हो जाते थे। लेकिन दिन में नहीं, रात में। मैं उसी ट्रक पर काम कर रहा था। मुझे अभी मात्र 3 महीना ही हुआ था उस ट्रक पर काम करते हुए। तब मैं ड्राइवर साहब को लगभग समझ चुका था कि यह कैसे इंसान है। और एक रात एक ऐसी जगह पर वो ट्रक लगा देते हैं। जब आधी रात होती है, मैं समझ जाता हूँ। जैसे ही ट्रक साइड में लगाते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि अब वह दारू का नशा करेंगे। मैं चाह कर भी उनको रोक नहीं पाता। मैं तो उस ट्रक पर इस ड्राइवर साहब की नौकरी कर रहा था, और मैं समझ गया कि आज मेरी पूरी रात इसी जगह पर बीतेगी, जहां पर कोई इंसान नजर भी नहीं आ रहा था, और न वहां पर कोई बस्ती, कोई घर, कुछ भी नहीं था। ड्राइवर साहब मुझे आदेश देते हैं, रवि, मेरा जरा सारा इंतजाम कर दो। हाँ सुनो, और चटाई भी जरूर साफ करके बिछाना। पिछली बार तुमने साफ नहीं किया था, वो गंदा ही था। मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं मन ही मन परेशान होता हूं कि मुझे सब यह भुगतना पड़ेगा। मैं शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी। अब तो यह सब करना ही पड़ेगा, और मैं न चाहते हुए भी वह सारा काम करता हूं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो इसलिए ट्रक पर काम करने लगा था कि मैं ट्रक चलाना सीख जाऊंगा और आगे चल करके एक अच्छा ड्राइवर बनूंगा। लेकिन अब मुझे पछतावा होने लगा था कि मैं आखिर इस ट्रक पर क्यों आया। और भी ट्रक थे, और भी लोग थे, लेकिन यह ड्राइवर साहब सबसे अलग हट करके थे। दिन में तो जैसे उनके मुंह में मिश्री घुली रहती थी, इतनी मीठी बोली। वह मुझे प्यार से सारा काम समझाते थे कि रवि, ऐसा करना होता है भाई, अब तुम सही ड्राइवर बनोगे। लेकिन रात होते ही वह बिल्कुल बदल जाते थे, जैसे मुझ पर आदेश चलाने लगते थे, और मेरी मजबूरी थी कि वह आदेश मुझे पालन करना पड़ता था। न करने का मतलब मैं समझता था कि अगले दिन वह कहेंगे कि तुम दूसरा ट्रक देख लो, तुम मेरे यहां चल नहीं पाओगे। लेकिन उनमें एक अच्छाई भी थी। मुझे प्रेम से दिन में हर एक काम बारीकी से समझाते थे। ऐसा कोई और ड्राइवर शायद समझा नहीं पाता। अनुभवी ड्राइवर थे। अब मैं सब जानते हुए भी मैं इस चीज को अब बर्दाश्त कर रहा था कि चलो कुछ दिन और, कुछ दिन और आज की रात हम एक ऐसी जगह पर थे जहां पर कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं, कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। लेकिन उनको इस चीज का कोई असर दिखता नहीं था, जैसे उनको भूत प्रेत से कोई डर लगता ही ना हो। लेकिन मैं तो डरता था। मैं भूत प्रेत से भी डरता था, और खास करके जंगली जानवरों से। मैं उनके लिए सारा प्रबंध कर चुका था। वह चांदनी रात थी और मेरे ड्राइवर साहब आराम से दारू का सेवन कर रहे थे, और साथ में मूंगफली उनको बहुत पसंद थी। मूंगफली का भी आनंद ले रहे थे, मुझे भी दे रहे थे। रवि, खा करके देख, इसका स्वाद सबसे बढ़िया है। लेकिन मैं भूखा था। उस मूंगफली के दानों से मेरा पेट भरने वाला नहीं था। न तो कोई पास में होटल, न कोई ढाबा। मुझे लगने लगा था कि यह नशा करके खाना मांगेंगे कि मुझे भूख लगी है। तब मैं क्या करूंगा? मैं रोड पर इधर उधर टहलने लगा था, ताकि मैं पता लगा सकूं कि आसपास में कोई ढाबा वगैरह है कि नहीं है। लेकिन वहां पर कोई नजर आ ही नहीं रहा था। बिल्कुल रास्ता सुनसान हो चुका था। रोड पर कोई गाड़ी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, और न ही मुझे कोई आता जाता नजर आ रहा था। तभी ड्राइवर साहब मुझे आवाज देते हैं, तू तो सुनता क्यों नहीं है? कब से तुम्हें मैं आवाज दे रहा हूं। बड़ा हो गया है। वह नशे में होने के बाद मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे, जैसे मेरा कोई सहारा ही नहीं है। बस वही हैं जो मुझे सहारा दे रहे हैं। ऐसा ही मेरे साथ में करते थे।
तब मैं दौड़ते हुए उनके पास जाता हूं और कहता हूं कि जी ड्राइवर साहब बताइए। तब अपनी पेट पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे कुछ। मैं समझ गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तब मैं उनको समझाता हूं कि देखिए, यहां पर आसपास में कोई भी होटल नहीं है, न कोई ढाबा है, तो मैं खाना कहां से लाऊं। लेकिन वह नशे में जब हो जाते थे तब वह मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अब कहते हैं कि जहां से भी लेकर आ, लेकिन ला, मुझे जोर से भूख लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तू खड़ा क्यों है, कहीं जाता क्यों नहीं, खाने का इंतजाम करता क्यों नहीं। वह ऐसे ही हर रात करते थे जब वह दारू के नशे में हो जाते थे। मैं रात में सोचता था कि कल मैं ड्राइवर साहब से कह दूंगा कि मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। आप मुझे रात को बहुत डांटते हो, नौकर जैसा ट्रीट बर्ताव करते हो। अब मेरे बस की नहीं। लेकिन दिन होते ही उनका बर्ताव बदल जाता था। मुझसे अच्छी तरह से बात करते थे और कहते भी थे कि देखो, मेरी रात की कोई बात मैंने तुम्हें बोली हो और जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे माफ कर देना। मैं नशे में था ना, मैं क्या करूं। ये आदत मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता हूं। जैसे ही आधी रात होने लगती है और मैं अपने आप में रहता नहीं हूं, दारू की बोतल मुझे बुलाने लगती है और मैं अपना कंट्रोल छोड़ देता हूं। मैं सब कुछ भूल जाता हूं उस दारू की बोतल की वजह से। मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुमसे कुछ गलत बोला हो तो। इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं समझ जाता था कि इंसान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दारू के नशे में होने की वजह से वह रात को गलत हो जाते हैं। चलो, वह कहते हैं ना कि मैं दारू को छोड़ना चाहता हूं, तो एक दिन जरूर छोड़ देंगे भाई। इस तरह मेरा हर रात निकलता था और आज भी वह खाने को मांग रहे थे। आखिरकार मैं रोड पर पहुंचता हूं और देखता हूं कि किसी साइड में कुछ नजर आता है। कुछ आगे बढ़ जाता हूं, तभी मुझे एक रोशनी नजर आती है। जब रोशनी नजर आती है तब मुझे लगता है कि हाँ, यह कोई होटल ही होगा, कोई ढाबा भी होगा। अक्सर ढाबा रात में खुले रहते हैं, लेकिन वहां से कुछ दूरी थी। मैं परवाह नहीं करता हूं और ढाबा की तरफ चलने लगता हूं। मेरी नजर में रोशनी दिखने का मतलब कोई होटल का ही होना था और मैं पैदल ही निकल पड़ता हूं। चलो, मुझे भी भूख लगी है, पहले मैं तो भोजन करूंगा, इसके बाद ड्राइवर साहब के लिए पैक कराकर लेकर आऊंगा। और मैं उसी तरफ चल पड़ता हूं जिधर वह रोशनी नजर आ रही थी। रोड पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी और उस रोशनी की तरफ मैं बढ़ता जा रहा था। आज मैं बहुत दुखी था। यह तो हर रोज की कहानी है। मेरे साथ तो यह हर रात को होता था, लेकिन आज अलग सी बात थी। आज एक ऐसी जगह पर ट्रक खड़ा कर दिए थे जो बिल्कुल सुनसान था। न कोई बस्ती, न कोई गांव, लेकिन शुक्र था कि आगे रोशनी नजर आ रही थी। ऐसा ड्राइवर साहब को क्या मिलता है उस नशे में, जिसके लिए रात होते ही बेचैन हो जाते हैं। यही सब सोचते हुए मैं रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा था और आखिरकार मैं उस रोशनी के करीब पहुंच गया था। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। वह एक ढाबा था। वह भी खुला हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। ऐसे दिख रहा था जैसे छोटा सा ढाबा हो। न तो वहां पर कोई लोग नजर आ रहे थे, न तो कोई खाना खा रहा था, न कोई खाना देने वाला नजर आ रहा था। लेकिन रोशनी थी, कुर्सी टेबल लगे हुए थे, खाने का काउंटर भी था, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पहुंच जाता हूं, आसपास निगाहें फिराने लगता हूं, कोई दिखता ही नहीं है। तब मैं आवाज देता हूं, कोई है यहां पर। खामोशी के अलावा मुझे वहां कोई आवाज सुनाई नहीं देती। हर तरफ खामोशी ही खामोशी। मैं दोबारा आवाज देता हूं, कोई है यहां पर, मुझे खाना चाहिए। लेकिन फिर भी खामोशी। बड़ा अजब लग रहा था वह ढाबा देखने में। रोशनी तो हर तरफ थी, लेकिन ढाबा का मालिक कहां चला गया? कहीं सो तो नहीं गया? मुझे ऐसा ही लग रहा था। रात भी ज्यादा हो चुकी थी। मुझे एहसास होने लगा कि ढाबा पर कोई ग्राहक है ही नहीं। आखिर ढाबा मालिक क्या करे? सोना ही उसको सही लगा, लेकिन कहां सोया हुआ है? नजर तो आना चाहिए। तब मुझे एक दरवाजा बंद दिखता है। मुझे लगता है कि हाँ, यही दरवाजा है जिसके अंदर में ढाबा का मालिक आराम से सो रहा है। उसको ढाबा की परवाह नहीं है। एक जानवर भी आकर के खाना को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसा इंसान है भाई। मैं अपने मन में यही सब बात सोचते हुए दरवाजा के पास पहुंच जाता हूं। फिर आवाज लगाता हूं, देखिए, मुझे खाने की जरूरत है। मुझे पता है कि आप सो रहे हैं, तो जाग जाइए। मैं कब से आपको आवाज लगा रहा हूं। लेकिन अभी भी खामोशी थी। वहां पर कोई भी जवाब मुझे सुनाई नहीं पड़ता। मैं हल्का सा उस दरवाजे को धकेलता हूं तो दरवाजा खुल जाता है। तब मैं देखता हूं वह कमरा नहीं, एक गलियारा था। गलियारा थोड़ा लंबा ही दिख रहा था, अंदर तक जा रहा था। अंदर भी रोशनी थी।
कुछ गंध, महक मुझे महसूस हुई। उस दरवाजा को खोलते ही जैसे अंदर रसोई हो, वहां कुछ पक रहा हो। खुशबू थोड़ा अलग मुझे महसूस हो रही थी। आखिर क्या पक रहा है? और मैं अंदर गलियारे में आ जाता हूं। एक भी लोग मुझे गलियारे में नजर नहीं आ रहे थे कि यह खुशबू कहां से आ रही है, कहां पर है रसोई, क्या बन रहा है। लेकिन जो भी बन रहा था, सुगंध अच्छा लग रहा था। मेरी भूख बढ़ रही थी वह सुगंध महसूस करके, और मैं और आगे की ओर बढ़ जाता हूं। आवाज लगाता हूं, कोई है यहां पर, कोई है यहां पर। लेकिन अभी भी मेरे सवाल का कोई भी जवाब देने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खुशबू का एहसास करते हुए, सूंघते हुए और आगे चला जाता हूं। तब मुझे रसोई दिखती है। मैं देखता हूं एक चूल्हा जल रहा है और एक जवान लड़की उस चूल्हे पर कुछ बना रही है। उसी का सुगंध मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप में मस्त है। उसका सारा ध्यान रसोई बनाने में है, खाना बनाने में। मैं देखता हूं, ज्यादा उम्र की नहीं दिख रही थी, जवान लग रही थी। 20 से 25 साल की उम्र होगी। बाल घुंघराले थे और खुले हुए थे। शायद चूल्हे की गर्मी से उसके चेहरे पर पसीना दिखाई दे रहा था, जो बूंद के रूप में नजर आ रहा था। लेकिन वह बिल्कुल बेफिक्र होकर खाना बनाने में लगी हुई थी। मैं कई पल उसकी सुंदरता देखता रहता हूं। न जाने ऐसा मैं क्यों कर रहा था। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन लग रहा था कि मैं उसको देख करके अपने आप को भूल गया हूं। मेरी नजर बस उसके चेहरे पर जमी हुई थी और वह अपने काम में व्यस्त लग रही थी। जो भी पक रहा था, उसकी खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। आखिर क्या बना रही थी? क्या यही इस ढाबा की मालिक थी? मैंने कहा ना, मैं अपने आप में बिल्कुल नहीं था। ऐसा मैं बिल्कुल था कि नहीं, जैसा आज रात को मैं बन चुका हूं। मैं भूख को भूल जाता हूं, यह भी भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। मैं उस लड़की की खूबसूरती को निहारते रहता हूं। अचानक उस लड़की का ध्यान टूटता है, जो खाना बनाने में व्यस्त नजर आ रही थी और मेरी तरफ देखती है और कहती है, यहां पर कैसे आना हुआ? मैं उसके सवाल का जवाब दे नहीं पा रहा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं अब क्या जवाब दूं। फिर वह लड़की बोलती है, यहां पर कैसे आना हुआ? क्या चाहिए आपको? बस मैं उसकी तरफ देखता रहता हूं। होंठ फड़फड़ा रहे हैं मेरे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे मुझ पर कोई जादू का असर हो गया हो। वह लड़की फटाफट उठती है, कहती है, आपको कोई आगे बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया? मैं अब उस लड़की से पहली बार बात कर रहा था। मैं बोलता हूं थोड़ा हिचकते हुए, नहीं जी, मुझे काउंटर पर कोई भी बैठा नजर नहीं आया। मैं देख रहा था वह थोड़ा परेशान हो गई थी मुझे देख करके। वह गलियारे में झांकती है और फिर कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, वह वहीं पर होगा, वह वहीं पर होगा। उसका बोलने का अंदाज, गलियारे में झांकने का अंदाज मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा था। मैं देख रहा था, लड़की के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। आखिर किससे वह डर रही थी? किस बात का डर? कौन था वहां पर जिसकी वजह से वह डरी हुई नजर आ रही थी? फिर वह गलियारे की तरफ तेजी से आगे बढ़ जाती है और मुझे वहीं पर रुकने का इशारा करती है, जैसे कह रही हो, तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी गई और अभी आई। शायद वह काउंटर पर देखने गई हो कि वहां पर कोई है कि नहीं है, और कुछ ही देर में वह लौट के आ जाती है। अभी भी उसका चेहरा डरा हुआ दिख रहा था। मैं पूछता हूं, बात क्या है जी? आप इतना बेचैन क्यों दिखने लगी और क्यों डरी हुई नजर आने लगी? आप मुझसे डर रही हैं ना? तो मैं बाहर चला जाता हूं। तब वह लड़की मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपसे नहीं डरी हुई हूं, मैं उससे डरी हुई हूं। मैं पूछता हूं, कौन? किससे डरी हुई है? क्या आपका कोई रिश्तेदार है, आपके पापा या फिर कोई और? हड़बड़ाकर वह लड़की कहती है, नहीं नहीं, वह मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। वह तो मुझे इस जगह पर कैद कर रखा है। मैं इस जगह पर उसकी कैद में हूं। वह मुझ पर हुक्म चलाता है और मुझे उसका हुक्म मानना पड़ता है। वह लड़की डरी हुई थी। मैं देख पा रहा था उसकी आंखों से अब आंसू भी नजर आ रहे थे। यह सब देख करके मैं बहुत हैरान हो गया था। क्या मतलब? इस जवान लड़की को किसी ने अपने कब्जे में ले रखा है, कैद में डाल रखा है, इसे जबरदस्ती यहां का काम करवा रहा है। कौन हो सकता है? मेरे शरीर में सनसनी होने लगी, खून में उबाल होने लगा। न जाने क्यों, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कभी भी करता नहीं था। मैं शांत स्वभाव का था। लेकिन जब यह लड़की बताती है कि मुझे किसी ने कैद में रखा हुआ है, मुझसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, मैं उसकी गुलाम हूं, तब मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मैं गुस्से में हो जाता हूं उस लड़की की बात सुन करके। मेरा मन कहता है कि छोड़ना,
तू इस चक्कर में क्यों पड़ रहा है? लेकिन मैं अपने मन की बात को टाल देता हूं। नहीं, यह लड़की परेशानी में है, इसकी परेशानी हल करना मेरा काम है, और यह तो काफी खूबसूरत भी है। नहीं, मैं इसको इस हालत में छोड़ नहीं सकता। तब मैं कहता हूं कि आप मुझे सब कुछ बताइए, बात क्या है? वह लड़की बार बार गलियारे की तरफ देख रही थी और कह रही थी कि आप पहले इंसान हो जो मुझे इस जगह पर दिखाई दिए हो। मैं तो तरस गई थी। मुझे तो लगा कि मैं यहां से कभी बाहर की दुनिया देख भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या मैं आजाद हो पाऊंगी? मैं पूछता हूं, जब तक आप कुछ नहीं बताओगे अपने बारे में, तब मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा? लड़की कहती है, लंबी कहानी है। अगर मैं बताने लगूंगी तो आप भी इस जगह से निकल नहीं पाएंगे और मैं भी निकल नहीं पाऊंगी। आपने अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। यह जगह जो आप देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, यह सब जगह उसका मायाजाल है। इस मायाजाल में कोई भी इंसान अगर फंस जाता है तो कभी निकल नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। जैसे मैं खुद फंसी हुई हूं। मैंने बहुत कोशिश किया कि इस जगह से मैं भाग जाऊं, बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं निकल ही नहीं सकती हूं। ऐसा उसने इस जगह को बनाया हुआ है, और अब आप इस जगह में फंस चुके हैं मेरी तरह। मैं उसकी बात सुनकर के थोड़ी घबराहट जरूर हुई। मैं उससे पूछता हूं, क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो कि मैं इस जगह पर आकर के गलती कर दिया और मैं यहां से दोबारा बाहर निकल नहीं पाऊंगा? तब वह अपना सर हिला करके हां में जवाब देती है। मुझे लगा कि लड़की मेरे साथ में झूठ तो नहीं बोल रही। मुझे गलियारा दिख रहा था, दरवाजा खुला हुआ दिख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहां पर फंस चुका हूं, मैं फिर बाहर निकल नहीं सकूंगा? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था उसकी बात, और मैं सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं उस लड़की का हाथ पकड़ता हूं और कहता हूं कि आप मेरे साथ में चलो, देखता हूं मुझे और आपको कौन रोकता है। मैं अपनी भूख प्यास को भूल जाता हूं। यह भी भूल जाता हूं कि मेरे ड्राइवर साहब भूख में तड़प रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। वह सोच रहे होंगे कि बस मैं कुछ ही देर में खाना लेकर के आता होऊंगा। मैं सब कुछ भूल जाता हूं। बस मैं उस लड़की का हाथ पकड़ता हूं, लेकिन लड़की ठिठक जाती है, मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती और बोलती है, नहीं नहीं, वह आपको सजा देगा, आपको कष्ट देगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो मैं आपको इस जगह से निकाल करके ही रहूंगा। मैं गुस्से में था और उस लड़की का हाथ पकड़ करके झटके से मैं गलियारे की तरफ बढ़ने लगा। जो दरवाजा मुझे खुला दिख रहा था, जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था, वह दरवाजा अभी भी खुला हुआ था, तो मुझे भला कौन रोक सकता है? उस लड़की का हाथ पकड़े हुए मैं उस दरवाजे के पास आ जाता हूं, और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता हूं, सारी रोशनी बंद हो जाती है। अंधेरा ही अंधेरा उस जगह पर हो जाता है। कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है, और एक डरावनी आवाज मुझे सुनाई देती है। वह आवाज बहुत ही भारी थी, जैसा लग रहा था कि मेरे बगल में ही कोई है जो उस डरावनी आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। वह आवाज सुनकर के मैं डर गया था, लेकिन अभी तक मैंने उस लड़की का हाथ छोड़ा नहीं था। यह क्या मतलब? ये रोशनी क्यों बंद हो गई? इस जगह पर अंधेरा क्यों हो गया? मैं उस लड़की से पूछता हूं। लड़की कोई जवाब नहीं दे पाती, कुछ बोल नहीं पा रही है। तभी एक कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ती है, उसी इंसान की जो कुछ देर पहले मुझे हंसता हुआ सुनाई दे रहा था। वह कह रहा था कि जो भी एक बार इस ढाबा में आ जाता है और इस दरवाजे से अंदर चला जाता है, बगैर मेरी मर्जी के वह बाहर की दुनिया में जा ही नहीं सकता है। यह मेरी माया नगरी है और मैं यहां का मालिक हूं। जैसे ही यह आवाज मैं सुनता हूं और मैं फिर से डर जाता हूं। आवाज बहुत भारी थी, भयानक लग रही थी, कड़कती हुई आवाज थी, लेकिन मैं चुप नहीं होता। मैं भी बोलता हूं कि कौन हो तुम? तुम अंधेरे में क्यों खड़े हो और तुमने सारी लाइट क्यों बंद कर दी? क्या तुम्हारी लाइट बंद करने से हम यहां पर रुक जाएंगे? तुम इस लड़की को यहां पर कैदी बना रखे हो, इससे मनचाहा काम करवाते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हिम्मत है तो लाइट ऑन करके मेरे सामने में आओ ना। वह फिर से जोर से हंसने लगता है। उस अंदाज में उसकी आवाज सुनकर कि मुझे लग रहा था कि जरूर यह तगड़ा शक्तिशाली इंसान होगा, और अगले पल लाइट ऑन हो जाती है। रोशनी हर तरफ नजर आने लगती है, और जो मैं देखता हूं तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। एक बूढ़ा इंसान जो देखने में लगभग 70 प्लस का होगा, चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही थीं। उसकी आंख जैसे गड्ढे के अंदर में हो, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, शरीर जैसे कंकाल की तरह, जैसे शरीर का मांस सूख चुका हो। मेरे सामने एक हड्डी का ढांचा जैसा बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ नजर आता है, और अभी हंसता हुआ
वैसे ही भारी आवाज में, जिस आवाज को सुनकर के मैं डर गया था कि न जाने कितना शक्तिशाली इंसान होगा। लेकिन जब मैं देख लेता हूं, अरे यह तो एक बूढ़ा है, इसको तो मैं फूंक दूंगा तो यह दूर जाकर गिर जाएगा। लाइट जली हुई थी और सब कुछ वहां पर साफ साफ दिख रहा था। जैसा पहले मैंने देखा था वैसे ही वहां पर नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि वही कुर्सी टेबल रखी हुई थी, लेकिन इंसान कोई भी खाना खाते हुए या फिर आते जाते हुए नजर नहीं आ रहा था और पूरा रोड खाली खाली सा लग रहा था। मैं उस बूढ़े की तरफ देख करके कहता हूं कि तुम्हें तो बिल्कुल शर्म लिहाज है भी नहीं। इतना बूढ़ा इंसान हो करके इस मासूम सी लड़की को तुमने अपनी कैद में कर रखा है। क्या समझ रखे हो? छोड़ो इस लड़की को। अगले पल बूढ़ा फिर जोर जोर से हंसने लगता है। वही हंसने का अंदाज, वही भारी आवाज जो मैंने अंधेरे में सुना था। तब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मैं अब बूढ़े से डर नहीं रहा था। वह तो एक हड्डी का ढांचा जैसे दिख रहा था, उसे किस लिए डरना? तभी बूढ़ा कहता है, जिस तुम लड़की की बात कर रहे हो ना, उसकी तरफ तो निगाहें डालकर देख लो कि आखिर वह है कौन। लेकिन उस टाइम मैं उस लड़की का हाथ पकड़े हुए था। मैं मुड़ता हूं और जो मैं देखता हूं ना, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। वह लड़की नहीं थी जिसे मैंने देखा था। वह मासूम सी दिख रही थी। वह डरी हुई थी और कह रही थी कि मैं यहां पर फंस चुकी हूं। लेकिन अभी भी मैंने उसका हाथ पकड़े हुए था और उसका चेहरा मोहरा देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जाड़े का बुखार आ चुका है। इतना भयानक चेहरा उस लड़की का था जो मेरे साथ में खड़ी थी, जिसे मैं हाथ पकड़े हुए था। वह हाथ भी हड्डियों का ढांचा लग रहा था और वह भी लड़की उस बूढ़े की तरह बिल्कुल लग रही थी। हाँ, इसके बाल काले जरूर थे, घुंघराले जरूर थे, लेकिन चेहरा मोहरा बिल्कुल उस बूढ़े की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसको लगा कि मैंने उसको अब देख लिया है, वह भी बूढ़े की तरह जोर जोर से हंसने लगी थी। वह भी भारी आवाज थी। एक पल तो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे तो लगा कि मैंने कोई भयानक सपना देखा है। यह सब सपने में मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। यह हकीकत में मेरे सामने में सब चल रहा था। वह खूबसूरत लड़की एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और वह भी जोर जोर से हंस करके मुझे डराने का काम कर रही थी। पर मैं डर भी चुका था। मैं इतना डर चुका था कि लगा कि मैं अब इस जगह से जिंदा तो बच के जा ही नहीं सकता, जहां पर दो दो शैतान मुझे नजर आ रहे थे, एक बूढ़ा और दूसरी यह चुड़ैल लड़की। क्या मुझे यहां से जिंदा जाने देंगे? मैं रोने लगा था। मैं डर के कारण कांप रहा था। मैं दोनों से हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहा था कि मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया, मुझे आप लोग छोड़ दीजिए, मेरे साथ में ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैं तो एक गरीब लड़का हूं, रोजी रोटी की तलाश में मैं ट्रक पर काम कर रहा हूं। अपने बारे में मैं सब कुछ जल्दी जल्दी बताने लगता हूं, ताकि वह दोनों मेरी बात को समझ करके मुझ पर तरस खाएं और मुझे माफ कर दें। लेकिन वह तो और हंसने लगे थे और कहने लगे कि नहीं, हम तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, बिल्कुल हमारी तरह तुम भी लगोगे और मेरे काम में तुम भी मदद करोगे। मैं गिड़गिड़ा रहा था कि नहीं, आप लोग मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं गरीब परिवार से हूं। अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार तो तबाह हो जाएगा। कौन उनकी देखभाल करेगा? मैं रोते हुए उनको समझाने लगता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह लोग मेरी बात पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे थे और मेरी हर बात पर हंसते थे जोर जोर से। उनकी वह भारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मैं अपने आप को असहाय समझ रहा था कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं हार मानने वाले इंसान में से नहीं था। मैंने सोच लिया, अगर मुझे मरना ही है तो मैं संघर्ष करके ही मरूंगा। इतनी आसानी से उनके हाथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। और मैं वहां से भागने लगता हूं। लेकिन यह क्या, सामने तो रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं रोड पर पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। जितना आगे की तरफ जा रहा हूं, उतना ही वह रोड मुझसे दूर होता जा रहा है और मैं तेज भागता हूं। फिर वैसे ही मुझे दिखाई देने लगता है। मैं उतनी तेजी से उस रोड से पीछे हटता जा रहा हूं जितनी तेजी से मैं दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। वह लोग दोनों फिर हंस रहे थे, वही भारी आवाज में, जैसे मुझे कह रहे हों, जा भाग जा, हम भी देखते हैं कि तुम इस जगह से कैसे भाग पाते हो। मैं अब बहुत डर चुका था। मुझे लगने लगा था कि वाकई यह एक मायाजाल है। यह इनका मायाजाल है जिससे मैं निकल नहीं पाऊंगा। और मैं वहीं जमीन पर बैठ करके रोने लगता हूं। मैं समझने की कोशिश करने लगता हूं कि आखिर मैं अब क्या करूं। वह खूबसूरत लड़की कहां गई और उसकी जगह में यह चुड़ैल कैसे आ गई? क्या वह खूबसूरत लड़की एक चुड़ैल थी जो मुझे धोखा दे रही थी? मुझे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने उसे रोते भी देखा था।
उसकी आंखों में मैं आंसू भी देखा था, उसके चेहरे पर मैं डर भी देखा था। नहीं नहीं, वह लड़की अलग थी और यह चुड़ैल अलग। जरूर लड़की इसी जगह पर कहीं ना कहीं कैद है। वह लड़की सही कह रही थी कि यह एक माया जाल है। इसमें जो फंस जाता है वह बाहर की दुनिया में जा नहीं पाता। मैं भी इसी तरह से यहां फंसा हुआ हूं और मुझे यह लोग कैद में रखे हुए हैं। मैं चाह करके भी इस जगह से आजाद हो नहीं पा रहा। मैं हर तरफ निगाहें दौड़ाता हूं कि काश वह लड़की मुझे एक बार नजर आ जाए, लेकिन वह लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आती है। मैं अब निराश हो जाता हूं अपनी जिंदगी से। उस लड़की ने सच ही कहा था कि जो एक बार इस जगह पर फंस जाता है दोबारा इस जगह से निकल नहीं पाता है। मैं थक चुका था। मैं अब सोच चुका था कि क्या फायदा, अब तो मुझे मरना ही है। अब तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, तो आराम से मरते हैं। अब डरने का क्या फायदा। मैं निराश मन से एक जगह पर बैठा हुआ अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। मैं यही सोच रहा था कि मैं अब अपने घर लौट नहीं पाऊंगा। मेरे परिवार वाले मुझे अब देख नहीं पाएंगे। उनको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ में क्या हुआ है। और तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है। वह आवाज मेरे कानों में आती है। वह आवाज जैसे ही मैं सुनता हूं, मैं बेचैन होकर के इधर उधर देखने लगता हूं। अरे, ये तो उसी लड़की की आवाज है। आखिर वह लड़की है कहां पर, किधर है। अचानक वह लड़की कहती है, मैं जैसा कह रही हूं ना, वैसा ही तुम करते जाओ, बिना शोर किए हुए। जैसे मैं रास्ता बता रही हूं, आओ इस रास्ते पर तुम आगे बढ़ते जाना, फिर देख लेना तुम इस जगह से निकल जाओगे। लेकिन तुम शांत रहना, अभी उन लोगों का ध्यान कहीं और है। वह नए शिकार की तरफ उनका ध्यान लगा हुआ है। वह तुम पर अभी ध्यान रख नहीं पा रहे। यही मौका है। तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा तुम करते जाओ और मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दूंगी। मैं तुम्हारे ही कारण उस नर्क से बाहर निकल पाई। मैं हैरान था। लड़की तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मैं पूछता हूं कि तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही हो, क्या हो गया, क्या तुम मर चुकी हो। तब वह कहती है, हाँ, इन लोगों ने मुझे मार दिया था। बहुत साल पहले मैं तुम्हें दिखाई दी थी ना, मैं बिल्कुल वैसी ही थी। मैं रास्ता भटक गई थी, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। इसके बाद मैं मर चुकी थी। मैं एक आत्मा हूं और तुम्हारी वजह से मैं इनके चंगुल से बाहर निकल पाई, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जैसे ही मैं यह बात सुनता हूं, मेरे मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि मैं भी इसी की तरह इस नरक भरी दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसा ही करता हूं। जैसे जैसे लड़की मुझे बोलती जाती है और मैं उसी रास्ते को पकड़ते जाता हूं। कई बार ऐसा लगा कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैं रोड पर आ जाता हूं ना, तब मुझे चैन पड़ता है। इसके बाद मैं उस ढाबा को देखने की कोशिश करता हूं, तो ढाबा मुझे दिखाई नहीं देता। लड़की की आवाज अभी भी मेरे कानों में आ रही थी। वह कह रही थी कि तुम यहां से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो हो सकता है ये लोग तुम्हारा पीछा करेंगे और फिर से तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं कि अब तुम कहां जाओगी। तब वह कहने लगी, मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगी। मैं तो अब एक आत्मा हूं, मेरा तो कोई शरीर है ही नहीं। शरीर तो इनके कब्जे में है और वह शरीर मुझे अब शायद मिलने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह पर पहुंचो, कभी ना कभी हम लोग जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी तुम जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो फिर से कहीं तुम दोबारा फंस ना जाओ। और मैं तेजी से वहां से भागता हूं अपने ट्रक की तरफ। ड्राइवर साहब नशे में सोए हुए मिले। उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि बस रात भर कैसे भी इस ट्रक में रहूंगा और अगले दिन मैं कोई दूसरा ट्रक का इंतजाम करूंगा। अब इनके साथ में काम नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे YouTube के दोस्तों, आज की हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी इसमें और बहुत कुछ बाकी है। अगर आप लोगों को इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और अगली कहानी आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ में आप लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा और साथ में यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को लोग कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही और भी मजेदार कहानियों के साथ।